In this lecture, we are starting with a genetic code. George Gamow said that genetic code is a triplet. यानी कि जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये जेनेटिक कोड होता है, ये ट्रिपलेट होता है. ट्रिपलेट यानी कि 3 अक्षरों से बना हुआ. लेट्स सी एग्जांपल. अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है AUGC, ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है. एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिसिन एंड साइटोसिन, ये सारे नाइट्रोजन बेसिस से नाइट्रोजन बेसिस से ही कोडॉन बनता है. ठीक है. अब ये नाइट्रोजन बेसिस 4 है तो ये 4 अमीनो एसिड्स बनाएंगे. 4 ही अमीनो एसिड्स बन रहे इससे. फिर ये रिपीट नहीं हो रहे. AUGC बस हो गया पूरा. इससे 4 अमीनो एसिड्स बनेंगे. अगर हम इसे डबल ले ले, AU, AG, AC, UA, UG, UC, अगर ये नाइट्रोजन बेसिस हम डबल ले ले तो ये 16 अमीनो एसिड्स बनाएंगे. 16 अमीनो एसिड्स कैसे बनेंगे? इसे आप इसे मैच कर दीजिए. A के साथ U, A के साथ G, A के साथ C, फिर U के साथ A लीजिए, U के साथ G, U के साथ C, ऐसे सभी नाइट्रोजन बेसिस को आप पेयर में रख दीजिए तो ये पूरे पेयर्स हो जाएंगे 16. तो ये 16 अमीनो एसिड्स बनेंगे. ये सिर्फ बन रहे हैं 16 अमीनो एसिड्स. फिर अगर हमने ये ट्रिपलेट ले लिए नाइट्रोजन बेसिस AUG, AUC, AGC, ACG, UUU, ये अगर हमने ये ट्रिपलेट ले लिए यानी कि 3 ले लिए हमने एक साथ नाइट्रोजन बेसिस, तो इससे टोटल बनेंगे 64 कोड्स. ये ट्रिपलेट कोडॉन कितने अमीनो एसिड्स बना सकते हैं? 20. ये 20 अमीनो एसिड्स बना सकते हैं. 64 ये पूरे मिलके हो जाएंगे 64 कोडॉन्स. यानी कि ये ट्रिपलेट की जो पेयर्स है ये पूरे हो जाएंगे 64. अगर हम पूरे अलग अलग इनके पेयर्स बनाते जाए ट्रिपलेट में तो ये 64 कोड बनाएंगे और 64 कोड से 20 अमीनो एसिड्स बन सकते हैं. यानी कि मेनी कोडॉन्स कैन कोड सिंगल अमीनो एसिड्स. मान लीजिए कि AUG अगर मिथ्योनिन बना रहा है तो ये AUC भी मिथ्योनिन बना सकता है, AGC भी मिथ्योनिन बना सकता है. यानी कि ऐसे मेनी कोडॉन्स सिंगल अमीनो एसिड बना सकते हैं. इसे हम कहेंगे डीजेनेरेसी. इसे हम क्या कह सकते हैं? डीजेनेरेसी. आई बात समझ में? डीजेनेरेसी क्या होती है? डीजेनेरेसी यानी कि मेनी कोडॉन्स कैन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड. एक ही अमीनो एसिड कई सारे कोडॉन से बन सकता है. इसे हम कहते हैं डीजेनेरेसी. फिर आए साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना. दे सिंथेसाइज्ड डिफरेंट RNA होमोपॉलीमर्स. उन्होंने क्या किया? RNA होमोपॉलीमर्स बना लिए. होमोपॉलीमर्स, होमो यानी कि सेम, पॉलीमर्स यानी कि रिपीट हो रही है वही चीज, वही सेम चीज रिपीट हो रही है. होमोपॉलीमर्स कंटेनिंग सम नाइट्रोजन बेसिस थ्रू आउट अ कोपॉलीमर्स. होमोपॉलीमर्स यानी कि कंटेनिंग सेम नाइट्रोजन बेसिस एंड कोपॉलीमर्स. उन्होंने कोपॉलीमर्स भी बनाए यानी कि दो डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस. अब होमोपॉलीमर्स का एग्जांपल यूरेसिल ले लिए, सेम यूरेसिल ले लिए, ये हुए होमोपॉलीमर्स. एंड यहाँ फिर उन्होंने नीचे यहाँ पे AU ऐसे डिफरेंट ले लिए, एक के बाद एक, तो ये क्या हुए? ये कोपॉलीमर्स. उनको ये पता चल गया कि ये ट्रिपलेट यूरेसिल कौन सा अमीनो एसिड बनाता है. ये ट्रिपलेट यूरेसिल ये कौन सा अमीनो एसिड बना सकते हैं ये उन्होंने पता लगा लिया. फिर ये एडेनिन ट्रिपलेट ये कौन सा अमीनो एसिड बना सकते हैं ये उन्होंने पता लगा लिया. फिर ACC साइटोसिन ये कौन सा अमीनो एसिड बना सकते हैं ये उन्होंने पता लगा लिया. फिर ये कोपॉलीमर्स एडेनिन एंड यूरेसिल अल्टरनेट ले लिए हमने, तो ये कौन सा अमीनो एसिड बना सकते हैं ये उन्होंने पता कर लिया. अब उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि RNA होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स क्या बना सकते हैं. And the last sentence is polynucleotide phosphorylase makes RNA in template independent manner. यानी कि अगर RNA बन रहा हो तो उससे DNA की जरूरत पड़ती है RNA बनाने के लिए. बट यहाँ पे जो polynucleotide phosphorylase जो है ना, ये RNA किसी टेम्पलेट के बिना बना सकता है. यानी कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट यानी कि उसे टेम्पलेट की जरूरत नहीं है. तो ये सिर्फ ये इतना याद रखना कि ये जो 2 वर्ड्स है polynucleotide phosphorylase, it makes RNA in a template independent manner. यानी कि इसे टेम्पलेट की जरूरत नहीं है. नो नीड ऑफ टेम्पलेट के बिना ये RNA कॉपीज बना सकता है. ये हम आर्टिफिशियली यूज कर सकते हैं लैब में. देन आए साइंटिस्ट मार्शल नीरेनबर्ग. इन्होंने क्या करा? डेवलप्ड सेल्फ फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. यानी कि खुराना सर ने ये डिस्कवर किया कि होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स ऑफ RNA क्या बना सकते हैं. बट मार्शल नीरेनबर्ग सर ने ये डिस्कवर किया कि कौन सा वाला कोडॉन कौन सा प्रोटीन बना सकता है. ठीक है. नीरेनबर्ग कैन कन्वर्ट दिस RNAs इनटू प्रोटीन्स इन अ सेल फ्री सिस्टम. बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं. अब जेनेटिक कोड जो है ये पूरा ब्लॉक है जेनेटिक कोड का. अब यहाँ पे हमने नाइट्रोजन बेसिस ले लिए यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन. सेम यहाँ पे
उसी तरह ले लिए यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। यहाँ पे भी हमने लिख लिया वही यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। अब क्या करना है, ये यू यू और यहाँ का यू, फिर यू यू यहाँ का सी, फिर यू यू यहाँ का ए, फिर यू यू यहाँ का जी, ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन्स बनाते जाना है। तो ये टोटल बन जाएंगे 64, ठीक है, 64 कोडॉन्स बन जाएंगे। अब ये यू यू यू, ये ट्रिपलेट यूरेसिल एंड डबल यूरेसिल एंड साइटोसिन, ये ट्रिपलेट यूरेसिल फिर यू यू सी, ये दोनों मिलके फिनिल एलेनाइन बना सकते हैं। यूरेसिल यूरेसिल एडेनाइन, फिर यूरेसिल यूरेसिल गुआनिन। अगर ये तीन आ गए, तीन ट्रिपलेट आ गए तो ये ल्यूसिन बना सकते हैं, राइट। सारे कोडॉन्स कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं यहाँ पे ये लिख लिया है। सिर्फ यहाँ पे ऐसे 3 कोडॉन्स है जो कि स्टॉप कोडॉन है, यू ए ए, फिर यू ए जी एंड यू जी ए, ये 3 स्टॉप कोडॉन है। यानी कि जहां पर भी ये स्टॉप कोडॉन्स आते हैं वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। जहां पर भी ये स्टॉप कोडॉन्स आएंगे वहां पे ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं होगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ 3 स्टॉप कोडॉन है जो आपको याद रखने हैं, यू ए, यू ए जी एंड यू जी ए, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। कोडॉन्स कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं यहाँ पे हमने पूरा लिख लिया है। तो आप ये सेम नोट्स बनाते जाइएगा, आपको याद रखेगा फॉर द रिवीजन। ये टोटल 64 कोडॉन्स है। एंड जो डीजेनेरेसी हमने कहा था, डीजेनेरेसी यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये 4 कोडॉन्स है और ये चारों के चारों कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, यानी कि ये चारों कोडॉन्स सेम अमीनो एसिड बना रहे हैं, तो इसे कहते हैं डीजेनेरेसी। टोटल कितने कोडॉन्स थे? 64 कोडॉन्स थे, राइट। टोटल 64 कोडॉन्स थे, उनमें से 3 कोडॉन तो स्टॉप कोडॉन थे, राइट। 3 कोडॉन तो स्टॉप कोडॉन थे एंड रिमेनिंग 61 कोडॉन ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यानी कि वहां के जो, यानी कि 64 कोडॉन में से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन थे जो किसी को कोड नहीं करते। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं, यानी कि ओनली कोडॉन कैन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। डीजेनरेट यानी कि मेनी कोडॉन्स कैन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर ये कॉमोलेस होते हैं, सेपरेटेड बाय नो पंक्चुएशन। एयूजी नाम का इनिशिएटर कोडॉन है इन प्रोकैरियोट्स जो कि मिथ्योनिन अमीनो एसिड भी बनाता है। फिर स्टॉप कोडॉन 3 है, यूएए, यूजीए एंड यूएजी, ये 3 स्टॉप कोडॉन है जो कि कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते। फिर ये जेनेटिक कोड जो है ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं, लाइक एग्जांपल यू कोड फॉर फिनिल एलेनाइन इन बैक्टीरियम एंड यूकैरियोट्स, बट कुछ एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल पोअर जैसे, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड होता क्या है? मैंने आपको कहा था जहां जहां पर म्यूटेशंस होता है वहां पे कैंसर जैसी चीजें होती है। म्यूटेशंस इज वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ एंड म्यूटेशंस यानी कि मिस्टेक्स बाय द जेनेटिक्स। अब डीएनए एंड आरएनए के बीच रिलेशंस कैसे है ये हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है बाय द म्यूटेशन स्टडी, म्यूटेशन की स्टडी करके। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, GAG, ये एक कोडॉन है जो कि ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड बनाता है इन डीएनए में। बट अगर ट्रांसक्रिप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई एंड एक ही जगह यहाँ पे यूरेसिल आ गया, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन बेस चेंज हुआ है, यूरेसिल, GUC नाम का कोड वैलिन अमीनो एसिड बनाता है, तो ये पूरा का पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो गया सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस बदलने से, ठीक है। अगर डीएनए में GAC कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड कुछ मिस्टेक हो जाए एंड एक ही जगह अगर यहाँ पे यूरेसिल आ गया तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे ये क्या कोड करेगा? वैलिन अमीनो एसिड कोड करेगा, और वही डीएनए में ग्लूटामिक एसिड कोड करता था। ये तो पूरा का पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो गया। अगर पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो गया तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी तो चेंज होगा, तो ऑब्वियसली इसमें पॉइंट म्यूटेशन होगा, तो हम इसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ अ सिंगल बेस, सिंगल बेस में ही चेंज हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन यानी कि चेंज इन ए सिंगल बेस, ठीक है। सिंगल बेस देखिए ना, यहाँ पे सिंगल बेस में ही तो चेंज हुआ, एक ही जगह एक ही बेस चेंज हो गया, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया, तो पूरा का पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो गया, तो हम इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर इन द जीन्स फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। ग्लूटामेट से क्या बन गया? वैलिन बन गया। इट रिजल्ट्स इनटू डिसीज्ड कंडीशन कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जैसे डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? सिकल सेल एनीमिया जैसा डिसीज कॉज करेगा बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। बट पॉइंट म्यूटेशन किससे होगा? द चेंज ऑफ अ सिंगल बेस, सिंगल बेस में अगर चेंज हुआ तो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशंस। अब म्यूटेशन होता कैसे है, लेट्स सी। ये है mRNA, राम हैज रेड कैप, दिस इज एन mRNA। अब
ये mRNA के ऊपर जो नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है वो है ये RAM, इनको क्या पकड़ लीजिए, ये नाइट्रोजन बेसेस। यहाँ पे अगर राम हैज रेड, आर की जगह अगर बी आ जाए, एक और नया नाइट्रोजन बेस यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये पूरा जेनेटिक कोड ही चेंज हो गया है। आर की जगह ये BRE, RED की जगह ये BRE हो गया। एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसेस थे डी, ये आगे शिफ्ट हो गया, राइट, DCA, और ये इसमें जो P प्रेजेंट था वो आगे शिफ्ट हो गया। ये जेनेटिक कोड पूरा का पूरा चेंज हो गया। अगर ये जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा तो इससे बनने वाला प्रोटीन भी चेंज होगा। रेड से जो प्रोटीन बनने वाला था वो BRE से प्रोटीन नहीं बनेगा, RED वाला अलग प्रोटीन बनाएगा, BRE वाला अलग प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे ये म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नया नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया है, तो ये आगे वाले नाइट्रोजन बेसेस शिफ्ट हो गए। सेम वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे BI वाले नए नाइट्रोजन बेसेस ऐड हो गए, ये वाले आगे शिफ्ट होते गए। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा जेनेटिक कोड ही नया आ गया। तो ये जेनेटिक कोड कुछ नए अमीनो एसिड्स बनाएगा और वो अमीनो एसिड्स कुछ अलग प्रोटीन्स बनाएंगे, राइट। यानी कि जो RED वाला जेनेटिक कोड जो अमीनो एसिड्स बना रहा था वो BIG वाला नहीं बनाएगा, ये जेनेटिक कोड अलग अमीनो एसिड्स बनाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा mRNA ही चेंज हो गया। यहाँ पे था राम हैज रेड कैप, बट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे हो गया राम हैज बिग रेड कैप, अलग ही जेनेटिक कोड बन गया, राइट। तो ये अलग अमीनो एसिड्स बनाएगा। तो यहाँ पे न्यू अमीनो एसिड्स बनाए जाएंगे और ये पूरी की पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो गई, राइट, शिफ्ट हो गई है, चेंज नहीं हुई है। यानी कि या इस वाले mRNA पे जो रेड कैप था वही रेड कैप यही प्रेजेंट है, बस वो आगे शिफ्ट हो गया है, राइट। तो हम इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस वाले म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि देखिए ये RED एंड CAP पूरा का पूरा फ्रेम ही आगे शिफ्ट हो गया, तो हम इसे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर इंसर्शनल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या फिर क्या कह सकते हैं, इंसर्शनल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरी की फ्रेम शिफ्ट हो गई है आगे की तरफ एंड नया जेनेटिक कोड यहाँ पे ऐड हो गया है और ये पूरा mRNA नया प्रोटीन बनाएगा। ये वाला राम हैज रेड कैप वाला mRNA अलग प्रोटीन बनाएगा एंड ये राम हैज बिग रेड कैप वाला mRNA अलग प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यूटेशन। तो इस म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर इंसर्शनल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये वाला एग्जांपल था म्यूटेशन का। बाय एडिंग न्यू नाइट्रोजन बेसेस इंसर्ट हो गए थे mRNA के अंदर। अब हम ये वाला एग्जांपल देखेंगे कि नाइट्रोजन बेसेस जो प्रेजेंट है वो डिलीट हो जाए। तो अगला वाला एग्जांपल ये देखेंगे हम, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन क्या होता है, लेट्स सी। यहाँ पे भी एक mRNA है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा R, कहीं पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे R, EDC में R दिखाई दे रहा है, नहीं, R डिलीट हो गया, तो ये नाइट्रोजन बेस डिलीट हो गया। हम एग्जांपल देख रहे हैं फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस न्यू ऐड होते थे एंड यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस डिलीट होते जा रहे हैं, तो ये पूरा चेंज हो गया, राइट, जेनेटिक कोड। यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेसेस डिलीट हो गए। कौन सा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस डिलीट हो गया, E वाला डिलीट हो गया, यहाँ पे R वाला डिलीट हो गया, E वाला डिलीट हो गया, नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पे डिलीट होते जा रहे हैं। तो इन द एंड क्या बचेगा, राम हैज कैप, तो ये D भी डिलीट हो गया। तो राम हैज रेड कैप की जगह क्या बचा, राम हैज कैप। तो हम इस वाले को कहेंगे फ्रेम शिफ्ट या फिर डिलीशन म्यूटेशन, क्योंकि नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पे डिलीट होते जा रहे हैं। तो राम हैज रेड कैप वाला mRNA जो प्रोटीन बनाता था वो राम हैज कैप वाला प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो ये अलग mRNA बन गया, राइट। तो ये वाला अलग mRNA बन गया एंड ये वाला अलग mRNA था, तो ये वाला mRNA अलग प्रोटीन बनाएगा और ये वाला mRNA अलग प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे हो गया म्यूटेशन। अगर एक या दो नाइट्रोजन बेस ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो फ्रेम शिफ्ट होगा, राइट। एंड अगर 3 ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होता, बिकॉज एक पूरा कोडॉन ऐड हो जाता है या पूरा कोडॉन डिलीट हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक या दो नाइट्रोजन बेस ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो फ्रेम शिफ्ट होगा। हमने ये नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिए और यहाँ पे ये डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, राइट। एंड अगर 3 ऐड करते हो, यानी कि 3 नाइट्रोजन बेसेस, ये हो गए 3 नाइट्रोजन बेसेस, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन बेसेस ऐड करते हो या फिर 3 ही नाइट्रोजन बेसेस पे, ये देखिए रेड पूरा का पूरा यहाँ पे गायब हो गया, डिलीट हो गया, तो ये पूरा कोडॉन ही चेंज हो गया, पूरा mRNA ही चेंज हो गया और ये प्रोटीन ही अलग बनाएगा। और यहाँ पे हमने ये
3 नाइट्रोजन बेसेस ऐड कर लिए, ये तो पूरा का पूरा mRNA ही चेंज हो गया। तो बेटा ये वाला और ये वाला, ये 2 हो गए फ्रेम शिफ्ट के एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला नहीं, ये 2 ही है फ्रेम शिफ्ट वाला एग्जाम्पल, फिर ये 2 ही है फ्रेम शिफ्ट वाला एग्जाम्पल, राइट। ये वाला फ्रेम शिफ्ट का एग्जाम्पल नहीं है। राम हैज कैप, ये पूरा का पूरा mRNA चेंज हो गया, यहाँ पे कोई फ्रेम शिफ्ट नहीं हुई है, यहाँ पे पूरा जेनेटिक कोड ही गायब हो गया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे ये फ्रेम शिफ्ट वाला नहीं होगा, ये पूरा का पूरा mRNA ही चेंज हो गया। बट ये जो बीच में के जो 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पे 1 या 2 नाइट्रोजन बेस अगर हम ऐड करते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो हम इसे फ्रेम शिफ्ट का म्यूटेशन कहेंगे, राइट। यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हो रही है, ये आगे देखिए यहाँ पे ये फ्रेम शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया, तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट होती जा रही है। बट यहाँ पे कोई फ्रेम शिफ्ट नहीं हो रही, यहाँ पे तो पूरा का पूरा mRNA ही बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा जेनेटिक कोड ऐड हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों हो गए फ्रेम शिफ्ट वाले एग्जाम्पल, ना कि ये, और डिलीशन में ये दोनों हो गए फ्रेम शिफ्ट के एग्जाम्पल, ना कि ये। आई बात समझ में? दिस इज हाउ द म्यूटेशन ऑकर्ड इन जेनेटिक्स।